Good morning, dear students. Today we are going to talk about ionic radius, and in the ionic radius we shall talk about radius of cation, radius of anion, and in this video we shall also talk about isoelectronic ions. So first of all, let's understand definition of ionic radius. तो आयनिक रेडियस को डिफाइन किया जाता है कि ये जो आयन है इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जहाँ तक ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इन्फ्लुएंस डालता है, यानी कि उसको जहाँ तक के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे आयनिक रेडियस कहा जाता है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आयनिक रेडियस इज डिफाइंड एज इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यहाँ पे एक छोटे साइज का एटम आपको नजर आ रहा है, ये कटाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटे साइज का आयन नज़र आ रहा है, ये कटाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कटाइन यूजुअली स्मॉलर इन साइज होता है, यहाँ पे एक बिग साइज का आयन आपको नज़र आ रहा है, इसको एनायन कहा जाता है। ठीक है, तो कटाइन के न्यूक्लियस से लेके और एनायन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। जो कटाइन से लेके एनायन तक का इनके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में हमें रेडियस ऑफ कटाइन भी मिल जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन भी मिल जाएगा। जैसे ये कटाइन है, इसके न्यूक्लियस से लेके तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ पे जो है वहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है इस न्यूक्लियस का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रेडियस ऑफ कटाइन हो जाएगा। और इसी तरह से ये अगर एनायन है तो ये इसका जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ तक इन्फ्लुएंस करता है, तो इसलिए यहाँ से यानी कि न्यूक्लियस ऑफ सेंटर से न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जहाँ तक ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करता है अपनी तरफ, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ एनायन कह दिया जाएगा। ठीक है, ये था आयनिक रेडियस जो कि आपको बताया गया है कि कैसे इसको डिफाइन करना है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कटाइन का साइज़ स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू किसके, एनायन के। तो अब ये इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन दो हमारे पास हैं कि कटाइन का साइज़ अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली छोटा होता है। यानी कि कटाइन जिस पेरेंट एटम से बना होता है, कटाइन का साइज़ अपने उस पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा होता है। जैसे सपोज कीजिए Na+ जो है Na से बना है, तो Na+ का साइज़ Na से छोटा होगा। तो ये हमने डिस्कस करना है। दूसरा हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि एनायन का साइज़ अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली लार्जर होता है। जैसे सपोज कीजिए Cl- है, ये क्लोरीन से बना है, तो Cl- का साइज़ जो है वो क्लोरीन एटम के कंपैरेटिवली लार्जर फाइंड आउट किया गया है। इसको हम दोनों जनरलाइजेशन को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो पहले है हमारे पास वाई रेडियस ऑफ कटाइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, कि कटाइन का रेडियस जो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली छोटा क्यों है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है वाई Na+ इज स्मॉलर इन साइज देन Na, या वाई Li+ लिथियम प्लस इज स्मॉलर देन Li lithium atom, why magnesium 2+ is smaller than
मैग्नीशियम एटम, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सोडियम प्लस जो है वो स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू सोडियम एटम के। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन भी है और ये एक इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन भी है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे। पहले है, इसके दो रीज़न हमने बताने हैं कि Na+ का साइज़ Na से स्मॉलर क्यों है। पहला रीज़न हमने बताना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जैसे 11 है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है। तो 1s मतलब फर्स्ट शेल हो गया, 2s और 2p सेकेंड शेल हो गया, 3s का जो 3 है वो थर्ड शेल हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 281। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोअर क्लासेस में ऐसे करते थे। अब हायर क्लासेस में आप इसे ऐसे कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s1। 1s का मतलब के शेल, 2s 2p का मतलब एल शेल यानी सेकेंड शेल, 3s का मतलब थर्ड शेल। तो इसका मतलब इसमें 3 शेल्स हैं। आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई की, जो कि हमारा कल का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई की, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, न्यूट्रल सोडियम एटम को, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो Na+ बन गया। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कहाँ से लूज़ करेगा? 3s से लूज़ करेगा। तो ना कि इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, बल्कि पूरा का पूरा शेल जो थर्ड शेल है ये भी लूज़ हो जाएगा। तो अब Na+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6। तो इसके पास कितने शेल हो गए? 1s2 यानी कि एक शेल, 2s2 2p6 मतलब सेकेंड शेल। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में हमने रख दिए और 8 इलेक्ट्रॉन हमने एल शेल में रख दिए। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें हो गए। तो जब Na से Na+ बना, ना कि सिर्फ Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, बल्कि ये जो M शेल है ये भी लूज़ कर दिया। अब एक शेल ही कम हो गया। तो अब एक शेल ही कम हो गया तो ऑब्वियसली Na+ का साइज़ जो है Na के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं कि Na+ का साइज़ जो है Na से स्मॉलर है। ठीक है, लेकिन इसका एक और भी रीज़न है। जब सोडियम होता है, जब भी उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला होता, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें प्रोटॉन 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई की, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो प्रोटॉन का नंबर तो 11 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो डिक्रीज़ होके कितना हो गया? 10 हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है, पर शेल्स के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर है, इसी को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ये जो प्रोटॉन का नंबर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। पूरी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके, न्यूक्लियर चार्ज वर्ड जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, और पीरियोडिक टेबल चैप्टर में भी न्यूक्लियर चार्ज वर्ड जो है यूज़ होगा बार बार। न्यूक्लियर चार्ज जब भी आएगा तो आपने यही अंडरस्टैंड करना है कि कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो अब जो Na+ बनेगा उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली। तो 11 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही इफ़ेक्टिवली
अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पहले क्या था, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली, या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर दैन नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का। तो ये न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, न्यूक्लियस के नज़दीक चले जाएंगे। तो एज ए रिज़ल्ट कैटॉयन का साइज़ जो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम यानी सोडियम के कंपैरेटिवली स्मॉलर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये समझ लग गया होगा कि Na+ का साइज़ जो है, Na यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली स्मॉलर है। तो उसके दो रीज़न हैं। एक तो एक शेल लूज़ हो गया, उसकी वजह से Na+ का साइज़ जो है Na से छोटा हो गया, और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन का नंबर तो इंक्रीज़ यानी कि उतना ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर गया। तो प्रोटॉन कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पास चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जहाँ तक होता है वहीं तक एटम का साइज़ माना जाता है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि डेफिनेशन में पढ़ा कि आयनिक रेडियस जो है उसको डिफ़ाइन करना है कि कहाँ तक न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्टिव अट्रैक्शन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे आयनिक रेडियस की डेफिनेशन डेफिनेटली फिट होती है। तो प्रोटॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के पास चला जाता है, और जितना पास जाएगा रेडियस उतना डिक्रीज़ हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट कैटॉयन का रेडियस जो है कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली जो है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि सोडियम कैटॉयन का साइज़ जो है सोडियम के कंपैरेटिवली स्मॉलर क्यों है। ऐसे ही अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीशियम 2+ का साइज़ मैग्नीशियम से क्यों छोटा है, तो उसमें भी आपने इसी तरह की एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी है। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर होगा। दूसरी जनरलाइजेशन जो है हमारे पास वो ये है कि एनॉयन का साइज़ अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली लार्जर क्यों है। या हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई साइज ऑफ Cl नेगेटिव इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम क्लोरीन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि एनॉयन का रेडियस जो है हमेशा अपने कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिससे बना होता है, अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली एनॉयन का साइज़ बड़ा क्यों होता है। तो चलो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये क्लोरीन है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्लोरीन आपने न्यूट्रल लिया, गैशियस फॉर्म में लिया, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्लोराइड नेगेटिव बन गया। साथ में एक एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हमने अभी 3-4 दिन के बाद पढ़ना है। ये एनर्जी रिलीज़्ड होती है, इसे हम इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन,
H फॉर इंथैल्पी, इसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी लेमन लैंग्वेज में एनर्जी रिलीज अभी लिखा है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अभी आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी 3-4 रोज़ के बाद इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो चलो हम फिर से पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। क्या बताया आपको, क्लोरीन जो कि न्यूट्रल गैसियस एटम है, जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये Cl नेगेटिव बन जाएगा और एक एनर्जी को रिलीज करेगा जिसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 ही रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 17 है, पर एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कर रहे हो तो क्लोराइड नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। प्रोटॉन जो हैं क्लोरीन के वो 17 होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो प्रोटॉन 17 है और इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो 99 पिकोमीटर है, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया। बच्चे, जब एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो कितना हो गया, 18 हो गया। पर प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही रहा ना, क्योंकि न्यूक्लियस को तो नहीं आपने टच किया, ना ही आप टच कर सकते हैं। न्यूक्लियस के बारे में केमिकल रिएक्शंस जो हैं लेबॉरेटरी में करते हैं, उसमें हम न्यूक्लियस को तो नहीं इन्वॉल्व कर सकते। हाँ, जो आप न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉरेटरीज होती हैं कंट्री की, वहाँ पे जो रिएक्शंस करते हैं वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन जो हम केमिकल रिएक्शंस लैब में करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हैं, ना कि प्रोटॉन को चेंज कर सकते हैं। तो आपने जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 17 से इंक्रीज होके 18 हो गया, पर प्रोटॉन जो हैं वो 17 के 17 ही रह गए। अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह से नहीं खींच पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे। किससे दूर चले जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। जब न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे तो आयनिक रेडियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आयनिक रेडियस होता है। तो चूँकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम कहेंगे कि क्लोराइड का साइज़, क्लोराइड आयन का साइज़ क्लोरीन के कंपैरेटिवली लार्जर हो गया। और ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट भी किया गया। क्लोराइड का साइज़ जो है 181 पिकोमीटर फाइंड आउट किया गया अपने पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली, जिसका साइज़ सिर्फ और सिर्फ कितना था, 99 पिकोमीटर। मुझे अच्छी तरह से ये फेथ है और कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने ऑयंस के रेडियस के बारे में आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है।